जैसा अभी एमयू का पेपर आया था जिसमें बहुत पैराडिग्म शिफ्ट देखने को मिला है, जिसमें पहले जो है केस लॉज वगैरह जो नहीं पूछे जाते थे, अमूमन नहीं पूछे जाते थे एमयू के पेपर में, लेकिन एमयू के पेपर के अंदर हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है जिस भी आपने देखा होगा राघव चड्ढा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जामे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता भी है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में जो हुआ था दल बदलू कानून, और जिसके वजह से 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज हमारे साथ हैं शहूद सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप शहूद सर के साथ जो है पॉडकास्ट करो। जैसा आपको मालूम है जामिया का एग्ज़ाम होने वाला है 4 जून को। आइए उनसे इंटरेक्ट करते हैं जामिया से रिलेटेड कि किस किस एरिया पे वर्क करना चाहिए और उनके क्या टिप्स हैं एक्चुअल में जामिया BLLB 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो सर, वेलकम टू द MLS पॉडकास्ट। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसल सर का और MLS एकेडमी का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट सेशन में मैं आया हूँ और मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? खैर। मैं भी अच्छा हूँ, बट हम तो अच्छे हैं, बट अभी इस वक्त जो है बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा जो है ना, नाजुक सी बनी हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। 4 जून को एग्ज़ाम है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ उनका जो प्रेशर है रिलीज़ करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इंटरेक्ट करते हैं कि जो 4 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो जैसा आपने बच्चों को देखा है, जो आप करिकुलम आपने पढ़ाया है जामे का, तो लास्ट टाइम में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? सर प्रेशर तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा होगा बच्चों के ऊपर। और उनको मैं ये टिप्स देना चाहूँगा कि जो जो अभी तक उन्होंने जहाँ तक पढ़ा है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने क्लासेस में भी बहुत बार कहा है, एक्टिव रिकॉलिंग की बात करी है कि चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें, कि रिकॉल करें, चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। कॉपी को ढक के, जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिकॉल कीजिए आंख बंद करके, या आप उस नोट्स को बंद करके आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस चीज़ों को रिकॉल करेंगे तो आपका सबसे पहली चीज़ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये रिकॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको उन सारी क्वेश्चंस के जवाब आपको फिंगर टिप पे मिलेंगे। और सेकेंडली, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़े हुए होते हैं और हमारी एक्टिव रिकॉलिंग की जो मेमोरी होती है वो यूज़ होती है एग्जामिनेशन के अंदर। जब भी कोई क्वेश्चन आता है जो पहले से पढ़ा हुआ होता है और हमारे अंदर जो गट फीलिंग होती है, उस पर्टिकुलर गट फीलिंग को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके पर्टिकुलर जो गट फीलिंग आ रही है उस क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सा और सोच लेते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहीं हम इसके एक्सेप्शन की तरफ कभी कभी हम लोग मूव कर जाते हैं। तो उतना ज़्यादा हमें डीप एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है एग्जामिनेशन में। आपको जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जहाँ तक पढ़ा है, उस नोट्स को आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, एक्टिव लर्निंग कीजिए, एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए, और अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए कि ये एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में फ़ियर को आप ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। आप ही करेंगे, आप ही को करना होगा, इसमें कोई और नहीं आएगा। हम आपको बस यहाँ पे हेल्प करने के लिए पूरी टीम है, MLS की पूरी टीम है जो आपको जो है हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ, क्योंकि जैसा भी आपने देखा एमए के अंदर थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। जीके जीएस को थोड़ा साइड लाइन रखा गया, और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर हो गया आपका, रिसेंट जजमेंट हो गया, लीगल करंट अफेयर्स हैं, उसका काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जामिया का ये लेवल इस बार क्या होने वाला है? टफ होने वाला है, इजी या मॉडरेट? व्हाट डू यू थिंक? सर जैसा अभी एमयू का पेपर आया था जिसमें बहुत पैराडिग्म शिफ्ट देखने को मिला है, जिसमें पहले जो है केस लॉज वगैरह जो नहीं पूछे जाते थे, अमूमन नहीं पूछे जाते थे एमयू के पेपर में, लेकिन एमयू के पेपर के अंदर हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है जिसमें हमने देखा है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट जो लीगल कंटेक्स्ट में था, प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर आए हैं, तो वैसा ही कुछ हमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जामिया को देखेंगे तो स्टैटिक के साथ साथ हमें डायनेमिक पोर्शन को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। तो डायनेमिक सेक्शन ऐसा है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। डायनेमिक सेक्शन के अंदर आप जब देखेंगे तो वो पूरी दुनिया की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पूरी दुनिया, मतलब पूरे कंटिनेंट, सातों कंटिनेंट में जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया जो आईआर का निकल के आ रहा है वो यूएस इजराइल वर्सेस ईरान का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, जो एमयू के पर्सपेक्टिव से भी और जामिया के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है। तो हमें जो है क्या करना है, जो डायनेमिक एरियाज़ हैं जो इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है उसको देखने की कोशिश करनी है। डायनेमिक एरिया जो लीगल पर्सपेक्टिव से है, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लॉ के अंदर,
जो भी लेजिस्लेशन के अंदर जो भी लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है उस पे हमें पूरी की पूरी जो है एक ईगल आई जो कहते हैं, जो बाज की नज़र है, वो हमें रखने की ज़रूरत है। तभी हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे और वही जो है एक सिग्निफिकेंट रैंक दिलाएगा आपको, आपको जामिया में सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि स्टैटिक सब ने कर रखा है, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा एज के लिए आपको डायनेमिक पोर्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और 30 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आते भी है करंट अफेयर्स हम्म, के। एमयू के अंदर तो इतना वेटेज होता भी नहीं है। खैर एनीवे, अच्छा आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने कहा, ये मेरा खैर दूसरा क्वेश्चन होने वाला था, आपने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एवरेज स्टूडेंट भी जामिया क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ऐसा एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि उसके पास राइट मटेरियल होने की ज़रूरत होती है, कि मटेरियल उसके पास जो होना चाहिए ना, वो राइट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारी मटेरियल आज के ज़माने में जो हमारा जो अभी जो पीरियड चल रहा है, जहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास जो है वन क्लिक पे अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे उसमें इस समुंदर के अंदर खो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि हमारा गोल कहाँ पे है, और वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो उन समुंदर से बाहर निकलने का तरीका ये होता है कि हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर गाइडेंस सेशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर्टिकुलर बुकलेट्स को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी की पूरी एनालिसिस को करें, तो उसके लिए जो हमारी टीम जो है आपको जो पूरी की पूरी वेल रिसर्च्ड एनालिसिस की हुई चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके अंदर डेडिकेशन है, परसेवरेंस है, अगर वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है, अपने ऊपर जो है उसके पास यकीन है, तो वो एवरेज स्टूडेंट भी जामिया और एमयू के एग्जामिनेशन को बिल्कुल क्रैक कर सकता है। अच्छा सर, ये तो काफ़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मान के चलिए कि अभी लास्ट 30 डेज़, हम्म, अभी एग्ज़ाम में लगभग 10 से 15 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है? 15 दिन भी नहीं बचे हैं, लगभग लगभग 12-13 दिन बचे हुए हैं। तो आप 12-13 दिन के लिए बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें? बच्चे अपने जो जहाँ तक जिन्होंने जो भी कोर्सेज कंप्लीट किया है, जहाँ जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए उन्होंने, उस रिसोर्स को रिस्ट्रिक्ट करें, उसको और ज़्यादा फैलाए नहीं, और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने पढ़ लिया है वहीं तक आप रुक जाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQs लगाएंगे, आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके। सर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एवरेज स्टूडेंट बिल्कुल इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है, जामिया के LLB एग्जामिनेशन को। स्टैटिक पोर्शन सारे बच्चे करे होते हैं, लेकिन जो डायनेमिक पोर्शन है सर, उसमें मसला ये है कि करंट डायनेमिक अफेयर्स। पोर्शन जी। स्पेशली जो है करंट करंट अफेयर, अफेयर्स। करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। करंट अफेयर्स इंक्लूड्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ओके, इट ओके। मीन्स द लीगल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोग्राफी का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो कुछ बेसिक चीज़ें जो इवॉल्व होके आ रही हैं, वो सारी हुँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हैं, जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ईरान तुरान से आ रही हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आ रही हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होती हैं। वो उन बच्चों के लिए होता है कि वो जो जो करंट सिचुएशन से पूरी तरीके से अवेयर हैं या नहीं है, इस बात को जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चे का माइंड जो है, जो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बुकिश है, किताबों में ही है, क्या बुक से अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, बुक के बाहर जो चीज़ें चल रही हैं, उसको भी कवर अप कर रहा है कि नहीं। क्योंकि हमें हमें क्या, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसको एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत होती है, कि ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहा होता है जो क्या हो, एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो, स्टैटिक भी हो, डायनेमिक भी हो, पूरी तरीके से वेल बैलेंस बच्चों को ढूंढा जाता है। तो सर मैं सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इश्यू से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, राघव चड्ढा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जामे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता भी है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो हुआ था, दल बदलू कानून, और जिसके वजह से 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। तो थोड़ा आप बताएंगे जो राघव चड्ढा का जो केस है बाकी एंटी डिफेक्शन इशू से डिफरेंट क्यों है? सर ये केस जो है एंटी डिफेक्शन से बिल्कुल अलग है, बहुत ही ज़्यादा ये बर्निंग टॉपिक चल रहा है राघव चड्ढा का केस। तो बेसिकली क्या होता है, उन्होंने आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किया है। तो देखा जाए तो डिफेक्शन का जो मतलब होता है वही होता है दल बदल, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना। तो दल बदल का जो रूल जो लगता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो लगता है, वो कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे इसमें एक कंडीशन ये होता है कि जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सीट से, अपने पार्टी की सीट से आपने जो है क्या करा, इलेक्शन जीता, और आप जो है जब आप MP या MLA बन जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करा कि आप जो है दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन लगता है, जैसे वोटिंग होता है, वहाँ एक विप ऑफिसर होता है।
पार्लियामेंट के अंदर में। तो जो पार्टी का जो व्हिप ऑफिसर होता है वो क्या कहता है कि आप जो है पर्टिकुलर इशू पे वोट करेंगे या वोट नहीं करेंगे। अगर आप पार्टी व्हिप ऑफिसर के अपोजिट चले गए वॉलंटरली, आपको वोट करने को कहा गया और आपने वोट नहीं किया, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको डिस्क्वालिफिकेशन लगता है। तीसरा ये होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं, जैसे कि आप निर्दलीय जिसे कहते हैं निर्दलीय, आप निर्दलीय लड़के आए, जीत कर आए, और आपने क्या करा, जैसे ही आप जीत के आए आपने किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी में चले गए या कांग्रेस में चले गए, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन लगता है। लेकिन जो राघव चड्ढा का जो केस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो शेड्यूल 10 के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपने भी बताया है कि उसमें ऐड किया गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में, तो उसमें जो 10 शेड्यूल के अंदर जो पैराग्राफ 4 है, ये मेंशन करता है जहाँ पे कि मर्जर प्रोटेक्शन देता है। तो मर्जर प्रोटेक्शन बेसिकली होता क्या है कि अगर 2/3 से ज़्यादा मेंबर अपने ओरिजिनल पार्टी से दूसरे पार्टी में ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ नहीं लगेगा। तो राघव चड्ढा के केस में यही हुआ है कि उनमें से क्या हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा यानी 2/3 मेंबर्स से ज़्यादा जो एमपी थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो क्या कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर जी लिया। तो इसलिए उनके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा। डिफेक्शन ठीक नहीं है, लगेगा। बट ये अभी एक बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू चल रहा है। तो ठीक है, हम तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं, बच्चे हमारे जो है उनको इसलिए इस कंटेक्स में जानने की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन में एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही जो टॉपिक होते हैं, जो जी डायनेमिक जी। टॉपिक्स बनाए जाते हैं सर। वैसे तो नॉर्मली पूछा जाए तो क्वेश्चन तो ये बनता है 10th शेड्यूल जो ऐड हुआ था फिफ्टी जी सर, सेकेंड बिल्कुल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल सर। 1985 से। खैर एनीवे, जो ये आपका एंटी डिफेक्शन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या ये जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करता है या पॉलिटिकल फ्रीडम को ये लिमिट करता है? क्या कहेंगे इसको आप? सर ये बेसिकली इसको लाने का जो मेन मकसद ये था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करना। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो सरकार जो है जो बने हुए स्टेबल रहे। सरकार का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। फॉर एग्जांपल टर्म होता है, जैसे डेमोक्रेसी में जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो हमारा टर्म जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता है। बेसिकली 5 साल के लिए चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर, जो अगर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन टर्म फिक्स नहीं होता है। कल को अगर मान लीजिए कि उनकी बहुमत नहीं रही, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर डाल दिया गया, तो उनकी सरकार गिर जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि 5 साल तक चले। तो सरकार ऐसे ही वॉलाटाइल है, और उसमें क्या हो कि आपके जो एमपी जो हैं इस पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने लगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। एक कंसेप्ट होता है हॉर्स ट्रेडिंग, कि पता चला कि पैसे की लालच में हमने उसके एमपी को हम ले रहे हैं 10 रुपये में, उस फॉर एग्जांपल 10 रुपये में उससे ले लिया, अगले वाले बंदे ने 12 रुपये में ले लिया, फिर अगले वाले ने 15 रुपये दे दिया। तो इसमें क्या है, ये हॉर्स ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और सेकेंडली गवर्नमेंट जो है ना सर, हमारा क्या रहे कि स्टेबल रहे। गवर्नमेंट जब स्टेबल होगा तो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, वरना मैक्सिमम टाइम हमारा किस चीज़ में ख़त्म हो जाएगा, सरकार बनाने में, सरकार गिराने में। तो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, इसके लिए जो 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये सर, तो इसमें और भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब 2/3 का है यहाँ पे जो ब्रैकेट है। बट क्या आपको लगता है कि फर्दर इसके अंदर जो है फर्दर अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है? हाँ सर, इसमें कुछ फर्दर अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। इसके अंदर एथिकल एथिकल व्यूज़, मोरालिटी की जो बात होती है, मोरल व्यूज़ वगैरह को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। कि ठीक है, हम लॉज बना सकते हैं। लॉ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली लॉ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसी सोसाइटी होती है वैसे लॉज बनाए जाते हैं। अब मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में ठीक है, दल बदल था, तो दल बदल के लिए हम कानून लेकर आए, लेकिन उसका भी हमने तोड़ निकाल लिया। तो जब तोड़ निकाल लिया, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है या लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कानून के अंदर बदलाव किया जाए कि थोड़ी एथिक्स और मोरालिटी की भी बात करी जाए, कि चीज़ें थोड़ी सी एथिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आइडियोलॉजी अभी बेसिकली लेफ्ट हैं और अचानक से हम क्या मूव कर राइट हो जाएं, गया। राइट की तरफ हो जाएं। लेफ्ट से ज़्यादा मूव करेंगे तो सेंटर की तरफ जाएंगे। मॉडरेट, जी जी बट जी। ऐसा नहीं हो कि पैराडिग्म शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ज़मीन से आसमान पे नहीं चले जाएंगे। फिर इससे ये है ना कि एक सोसाइटी के अंदर है ना कि एक ट्रस्ट इशू हो जाता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने लगता है। लोगों को ये लगता है हमने किसी को चूज़ किया इसकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेसिस पे, और कल को वही बंदा दूसरे पार्टी में मूव कर दिया, दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ मूव हो गया, तो इसमें लोगों का ट्रस्ट कम होना शुरू हो जाएगा डेमोक्रेसी के अंदर। तो ठीक है, बात सही है, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। लेजिस्लेचर को सोचना चाहिए। अगर लेजिस्लेचर नहीं सोच रही है, तो फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर अब थोड़ी नज़र डालने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए कि एथिक्स एंड मोरालिटी जो है सस्टेन करे सोसाइटी के अंदर, और स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस के अंदर। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर एंटी डिफेक्शन को हम एब्सोल्यूट करते हैं, मतलब 100% की बात ही हम लोग करते हैं, अगर एक भी एम पी एम एल ए चला जाए और उस पर अगर ये है ना उसको उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर दें उसके बैकग्राउंड पे एम पी एम एल ए को,
तो उसे इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जहाँ तक ख्याल हमारा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी की बात करता है, हम लोग बैलेंस की तरफ बात करते हैं। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देंगे तो इनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम रिजिड कर देंगे तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट तो स्टेबल रहेगी, लेकिन एक स्कोप होता है ना सर जिसमें चीज़ों का डेवलपमेंट होना, एक एक पर्सनल फ्रीडम की भी जो बात कही जाती है कि चीज़ों को अपने भी कुछ ख़यालात हो सकते हैं, अपनी भी कुछ आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पार्टी ही आपके ख़िलाफ़ चल रही है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया बन जाएगा कि आपको मजबूरन आपको उस पर्टिकुलर पार्टी में रहना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक फीचर बन सकता है। तो ठीक है, इसीलिए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ रिजिड रिजिडिटी एंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसको हमने बीच में रखा है, ना ही 50% से लेस रखा है, ना ही हमने 100% रखा है। हमने टू थर्ड मेजोरिटी की बात करी है। यहाँ एथिकल एंड मोरालिटी थोड़ा सा जो है हमें जो है सीखने की ज़रूरत है, जो हमारे जो जो रहनुमा हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है। तो सर अब हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा चलते हैं। जैसा भी आपने देखा है इकोनॉमी के अंदर जो है करेंसी डिप्रिशिएट होता जा रहा है, जी ठीक है? सर। तो थोड़ा आप उसको ईज़ी लैंग्वेज में समझाएँगे ये डिप्रिशिएशन क्या होता है? और जामिया के अंदर आप देखेंगे पीवाईक्यू तो डिप्रिशिएशन एज़ इकोनॉमिक क्वेश्चन भी बना है और बर्निंग इश्यू भी है। तो एटलीस्ट ये बच्चों को थोड़ा मालूम होना चाहिए। थोड़ा इसको आप लेमन लैंग्वेज में बताइए। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज़्यादा हो गया है जामिया के लिए भी और जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए, कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ हम डिप्रिसिएशन समझते हैं। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू का गिर जाना, यानी हमारे रुपए का जो वैल्यू है, रुपीज़ की जो वैल्यू है गिर गई है। तो इसका मतलब बेसिकली हम इसको समझते हैं ऐसे डॉलर के टर्म में। डॉलर के टर्म के मतलब। सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता जा रहा है, हम्म, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा समझाइए। सर रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने 1 डॉलर हमें ख़रीदना है, समझ लें हम कि डॉलर एक कमोडिटी है, एक सामान है। तो हम 1 डॉलर ख़रीदने गए, तो हम उसको जब ख़रीदने गए तो वो हमको मिल रहा है, आज का डेट है नाइट, आज जिस डेट पे हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज की डेट जो है, जो वैल्यू है 1 डॉलर में, 1 डॉलर को ख़रीदने के लिए हमें 96.8 रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। तो 96.8 रुपीज़ में हमें 1 डॉलर मिल रहा है। अभी से कुछ महीने पहले जो डॉलर की वैल्यू क्या थी कि 85 रुपये में हम 1 डॉलर ख़रीद रहे हैं, उससे पहले क्या था कि हम जो है 75 रुपये में 1 डॉलर ख़रीद रहे हैं। तो समझ लें, अगर हम डॉलर को एक सामान समझ लें, कमोडिटी समझ लें, तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, 1 डॉलर को ख़रीदने के लिए जो हम 75 रुपये देते थे, फिर हम 85 रुपये दिए, आज हम 96 और 97 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सामान एक ही है, डॉलर 1 डॉलर ही है, और उस डॉलर को ख़रीदने के लिए हमें और ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है ना, वो गिर गई, गिर गई, डिप्रिशिएट हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैसा भी आपने देखा होगा कि डॉलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड काफ़ी पावरफुल करेंसी माना जाता है, ऐसा क्यों है सर? सर डॉलर जो यूएस की है उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मानने की वजह ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यूएस ने लोगों के दिल में ये ट्रस्ट डेवलप किया है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकनॉमी, हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकनॉमी है। और जब आप ट्रस्ट डेवलप कर देते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हम स्टेबल हैं, तो इस कंडीशन में लोगों का जो ट्रस्ट डेवलप होता है, और पूरी दुनिया के लोग, मैक्सिमम कंट्रीज़ जो 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 ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर के टर्म में कर रहे हैं, यानी कि सारे जो ट्रेड हो रहे हैं वो डॉलर के टर्म में हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंडली, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं, सारे के सारे डॉलर के अंदर में हो रहे हैं। और अभी का केसेस देखिए, अभी हमारे जो क्रूड ऑयल का देख लीजिए सर, तो क्रूड ऑयल भी आप देख रहे होंगे डॉलर में ही रेट आता है। जैसे आज का डेट, आज का जो डॉलर का जो वैल्यू है कितना है, 1 रुपी, एक सॉरी 1 डॉलर जो है 96.8 का है। और एक बैरल अगर हमको जो है क्रूड ऑयल की ज़रूरत होगी, अगर हमें ख़रीदना है, तो 110 से लेके 112 $12 पर बैरल हमें जो है ख़रीदना पड़ेगा, यानी 110 से $112 खर्च करना पड़ेगा एक बैरल क्रूड ऑयल लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम उसको लेस दैन 100 रुपीज़, 60 रुपीज़, $60 में ख़रीद रहे थे एक बैरल, फिर $70 में ख़रीदे, फिर $100 में ख़रीदे। अब क्या है, आज का रेट क्या है ग्लोबल मार्केट में, $110 में हम एक बैरल क्रूड ऑयल ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डॉलर में ही चीज़ें चल रही हैं। और डॉलर का मसला ये है कि डॉलर की वैल्यू जो है क्या हो गई है,
स्ट्रांग हो गई है और रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, वीक हो गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं पहले डॉलर लेने के लिए, और उस पर्टिकुलर तेल को लेने के लिए, उस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल को लेने के लिए भी डॉलर बढ़ गया। पहले $60 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, $110 हो गया। तो डबल खर्चा हम पे लगा। पहला क्या हुआ कि पहले 60 से या $70 से बढ़ के तो $110 हो गया, पहला लॉस हुआ कि $50-60 बढ़ गया। और दूसरा लॉस क्या हुआ, उस पर्टिकुलर $1 को लेने के लिए हमें जो है 10 से 15 रुपए हमारे और बढ़ गए। तो मसला क्या है ये कि डुअल फॉर्म में हमारे ऊपर ये लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये क्राइसिस की जो नौबत आई है, इसकी वजह यही है। सर जैसे भी आपने कहा रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि रुपये पे इतना प्रेशर क्यों पड़ रहा है डॉलर के रिस्पेक्ट के अंदर? हाँ सर, अभी रुपीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि उसका जो बेसिक जो रीज़न है वो है हमारा क्रूड ऑयल। इंडिया जो है ऑलमोस्ट 80% क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करती है। तो मसला यहाँ ये पड़ रहा है, जिसमें एक हमारा एक एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी इमर्ज हुआ है, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान की जो लड़ाई है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो उन्होंने क्लोज़ कर दिया है, एक चोक पॉइंट बन के आया है जिसको बंद किया है, जिसमें हम देखें 80% में से देखें, जो हम 80 to 85% जो क्रूड ऑयल हम जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें से हुआ ये कि 40 to 45% जो है जो इंपोर्ट जो हम करते हैं क्रूड ऑयल, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आ रहा है। और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होके आने में आप देखेंगे वहाँ पे जो है आपको बैरियर लगा दिए गए हैं। तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव रूट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, जो वही अल्टरनेटिव रूट्स जो यूज़ करने पड़ रहे हैं जो वास्को ड गामा ने 1498 में किया था और हिंदुस्तान पहुंचा था। जो 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 रूट ये था, जो साउथ अफ्रीका से होके जो केप ऑफ गुड होप होते हुए, तो वो एक बहुत लंबा जर्नी हो जाता है। और उस जर्नी में ये हो रहा है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। जब उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो उसको जो बियर करने की जो है ज़िम्मेदारी किसकी हो जाती है, वो हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जो इंडियन रुपीज़ को उस पर्टिकुलर लॉस को बियर करने की ज़िम्मेदारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। इसी में आप देखे होंगे कि जो हमारे पीएम मोदी साहब की जो है कुछ गाइडलाइंस आए हैं कि आप जो इंटरनेशनल ट्रेड ना करें, आप जो हैं गोल्ड्स नहीं ख़रीदें। एक और मसला है, गोल्ड क्यों कहा जा रहा है कि गोल्ड नहीं ख़रीदने की बात है, क्योंकि गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं। अब मसला ये है कि गोल्ड इंपोर्ट करेंगे हम, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, एक टर्म सर होता है, तो इकोनॉमी में सर बेसिक टर्म है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ जाता है। यानी हम फॉर एग्जांपल अगर 10 चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और 5 चीज़ें ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, अगर मान लीजिए सबकी वैल्यू सेम है, यानी ₹5 का सामान अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम उसको बाहर की दुनिया में बेच रहे हैं, और ₹10 का सामान हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम जो है ट्रेड डेफिसिट के अंदर चले गए। हमें ओवरऑल क्या है, हम ₹5 के लॉस में चले गए। तो इसीलिए जो है हमारे पीएम मोदी साहब ने इस चीज़ को जो है गाइडलाइन दिया है कि गोल्ड ना ख़रीदें। हर साल क्या होता है, दीपावली के वक्त जो है हम क्या करने लगते हैं कि गोल्ड ख़रीदते हैं, और गोल्ड ख़रीदने की वजह से वैसे भी फीमेल जो होती है इंडिया के अंदर, वो गोल्ड की ज़्यादा शौकीन है, तो वो जब ख़रीदती हैं गोल्ड, तो हमारा होता क्या है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया था, जिसमें जो है सॉवरेन गोल्ड स्कीम था, यानी कि पेपर पेपर गोल्ड की बात करी गई थी कि इंस्टेड ऑफ आप जो है रियल गोल्ड खरीदें, आप जो है पेपर गोल्ड खरीदें, और उसका जो रिटर्न रेट होगा सेम होगा जो रियल गोल्ड का होता है। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर आती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, ताकि हमारे ऊपर जो जो एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है, उस चीज़ को हम लोग मिटिगेट कर सकें सर। और इसमें मेन रोल जो है ना, डायरेक्ट कॉज जियो पॉलिटिक्स है सर। जो यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वाला जो इशू चल रहा है, जिसमें आपका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये भी फिर हमारा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन से रेड सी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सहल रीजन में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, साउथ चाइना सी में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये सारे जो हमारे एरिया हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, जी। अपकमिंग जामिया के एग्जामिनेशन के लिए सर। जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अगर पैसा यहाँ से निकाल ले, हम्म। तो इंडियन रुपीज़ कैसे इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर? सर बेसिकली एक ये रीज़न भी था, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो एक कंसेप्ट निकल के आया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो में, कि जो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट करा है जिन्होंने, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफपीआई और एफडीआई दो टर्म आता है। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्गर टर्म के लिए होता है, मोर देन 10 ईयर के लिए होता है, और एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 10 ईयर के लिए होता है जनरली। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर क्राइसिस से जो हमारा देश गुजर रहा है, इस वक्त वो अपने पैसे को यहाँ से निकाल रहे हैं और वहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं जो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल एरिया है, जैसे ईस्ट एशिया का रीजन, जहाँ चीज़ें
सेफ हैं, जहाँ चीज़ें स्टेबल हैं, चीज़ें चीप हैं, उधर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं। तो वो जो पैसा जो इन्वेस्टर यहाँ से निकालते हैं, बेसिकली जो इन्वेस्टर जो आते हैं ना, इन्वेस्टर करते क्या हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, वो रुपी में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर लेकर आते हैं, रुपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास डॉलर आया तो हमारा डॉलर का एक्सचेंज बढ़ गया, तो हम क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। जब जी वो जी यहाँ से जी। लौट के जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने रुपीज़ को जो हमसे लिया है वो हमें लौटाएंगे और वो पर्टिकुलर डॉलर लेके चले जाएंगे। तो हमारा डी डॉलराइजेशन होगा, हमारा डॉलर का जो रिजर्व है ना वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हमारी रुपी की जो वैल्यू है, जो करेंसी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा, जिसको हम कहते हैं आपको जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सर इंडियन रुपीज़ का हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं, से फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए इन दैट केस, फॉरेन एक्सचेंज अगर इंडिया के अंदर ज़्यादा आने लग जाए, तो क्या इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स है वो भी देख सकते हैं हम लोग? हाँ सर, बिल्कुल देखने को मिलेगा। जब हमारा जो करेंसी जो होती है ना, जब हमारी डिप्रिशिएट करती है, तो इसमें जो है ना, ये एक बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। यानी सिर्फ नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट हैं। कि आपको फॉर एग्जांपल कोई एक बर्गर है जो $1 में यूएस में मिलता है, ठीक है, और इंडिया के अंदर वो चीज़ जो है आपको ₹40 में मिलती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़, अगर इंडिया के बराबर है, तो $1 में वहाँ पे क्या कर रहा है, एक बर्गर खरीद रहा है, और इंडिया में आएगा तो ₹40 में एक बर्गर खरीदेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो है रुपी डिप्रिशिएट कर गया, अब हमारा $1 में कितने हैं, अगर मान लीजिए ₹80 हो गए, $1 बराबर 80 रुपीज़। तो वही $1 लेकर आएगा हिंदुस्तान के अंदर में, तो अब कितने बर्गर खरीद के ले जाएगा, वो दो बर्गर खरीद के लेके जाएगा। यानी कि ₹40 का एक बर्गर, दूसरा ₹40 का एक बर्गर। तो क्या हुआ, यहाँ से वो चीज़ें सस्ती हो गई, यहाँ से लेकर जाएगा अपने देश में। तो यहाँ से हमें एक की एस्पेक्ट ये समझ में आया कि हमारा एक्सपोर्ट कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगा, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। ये एक पूरा सर्कल है, फीडबैक मैकेनिज्म है सर। एक्सपोर्ट होगा तो आप कह सकते हैं डॉलर, फॉरेन हाँ, एक्सचेंज इंडिया में फिर आएगा। हमारे अंदर आएगा, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज आएगा। आएगा, जी जी डॉलर जी आएगा हमारे पास। दूसरी चीज़, जब हमारे यहाँ डॉलर का रेट ज़्यादा है, यानी कि हमारे रुपी डिप्रिशिएट कर गया, तो पूरी दुनिया के लोग टूरिज्म के लिए इंडिया में आएंगे, ठीक है। जी जी वहाँ से जी। लोग टूरिज्म के लिए आएंगे, तो फिर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे सर, वो डॉलर। अब फॉरेन डॉलर में एक्सचेंज वो लोग रुपीज़ खरीदेंगे, जैसे रुपीज़ खरीदेंगे तो तो हमारे डिमांड। डॉलर का जो रिजर्व हमारा बढ़ेगा, रुपी का हमारा डिमांड बढ़ेगा। ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट होता अगर है। हमारे रुपी का अगर डिमांड डिमांड बढ़ बढ़ेगा। गया तो जी जी। हमारा जो है क्या हो जाएगा, मनी मन अप्रिशिएट कर अप्रिशिएट जाएगी। करेगा। जी बिल्कुल जी जी सर। जी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, करंट अफेयर्स की बात करिए, कुछ हमें जो करंट इश्यूज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि है ना, क्या इतने सारे इश्यूज को फिर बच्चे किस तरह टैकल करें, क्योंकि एक चीज़ तो नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सही बात आपने कही सर, कि सर इश्यूज बहुत हैं। स्टैटिक पोर्शन है, उसके साथ डायनेमिक पोर्शन आ गया, और भी सब्जेक्ट्स हैं, लीगल एरिया है, जनरल स्टडीज़ हैं, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी है। उसमें से स्टैटिक पोर्शन जीएस का, प्लस डायनेमिक पोर्शन, और डायनेमिक पोर्शन वो भी पूरा समुंदर है। तो उसको हैंडल करने के लिए जो है आपको थोड़ी सी जो है एनालिटिक्स के फॉर्म में चलना पड़ेगा। मतलब ये है कि थोड़ी सी जो है आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चीज़ों को आपको कवर करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जो हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड है, जो PYQs के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, जो जामिया में जिस एरिया को, जिस कन्फ्लिक्ट को जिसने हैंडल करने की कोशिश करी है, जो एग्जामिनेशन में पूछा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। और उन बच्चों के लिए मैं इस शेर के साथ मोटिवेट करना चाहूँगा, मकतबे इश्क का अंदाज़ निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज़ निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली, उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। कहने का मतलब ये है कि जिसने सबक याद किया, जिसने अपने डेली टारगेट्स को अचीव किया, जिसने जो है डेली टू डेली जो अपने जो सिलेबस है उसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करी, अपने रूटीन को फॉलो किया, उसके लिए अगला टास्क कल को फिर शुरू हो जाता है कि अगले टॉपिक को तैयार करने की। यानी कि जिसने सबक याद किया उसको ही अगले टॉपिक को करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सबक ही याद नहीं किया तो फिर तो परमानेंट छुट्टी है ज़िंदगी में। तो इस शेर से आप लोग को मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो एरिया यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को आपको समझने की ज़रूरत है और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो सर एक क्वेश्चन ये पूछना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज आजकल चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या, नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले टोटल 33 + 1 CJI 34 हुआ करता था, और अब 38 हो गया है। और इससे पहले आप देखोगे 2019 में जो संख्या जो हुआ करती थी, 31 हुआ करती थी, और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एम BLLB में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिला ही मिला है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, थोड़ा सा आप अपना एक इंसाइट रखें?
सर देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन को उसको प्रिडिक्शन नहीं कहेंगे, हम लोग एनालाइज करते हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जुडिशियरी वाला एरिया, जो एएमयू और जामिया दोनों जो है बीएलएलबी का एग्जामिनेशन ले रहा है। तो यहाँ जो जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें हर साल जुडिशियरी से क्वेश्चन मिलता है। अभी हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसकी वजह ये है कि जो आपने सर बताया कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को लेके, जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जिससे जो स्ट्रेंथ ऑफ जो जजेस हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ जो आपने बताई सर, 33 प्लस सीजीआई जो था उसको चेंज करने की बात करी जा रही है 37 प्लस सीजीआई, दैट इज़ 34 से 38 की तरफ हम मूव करने की बात कर जी रहे हैं। जी। तो इसके पीछे बेसिक जो हमें कुछ हो सकता है कि कुछ हमें कॉम्प्रिहेंसिव सवाल भी पूछे जा सकते हैं, क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से जो है स्ट्रेंथ ऑफ जजेस को बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो इसमें एक जो लॉजिक आ रहा है, जो रैशनल ये आ रहा है कि पेंडिंग स्पीडी केस। ट्रायल हो। बहुत सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं हमारे यहाँ, जिनकी लंबी लाइन लगी हुई है, जिनका ट्रायल इनिशिएट ही नहीं हुआ है अभी तक, और बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग हैं। तो इन सब चीज़ों को भी अगर हम देखने की कोशिश करें कि हैंडल करने की ज़रूरत थी, तो इसको जो है पार्लियामेंट ने इस चीज़ को जो है, यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को कंसिडर किया है। और इस पे एक अगला सवाल ये बनता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन डिसाइड करता है। तो इसके बारे में एक जवाब ये है कि पार्लियामेंट डिसाइड पार्लियामेंट, करती जी है। जी जी। लेकिन एक अगला सवाल बन जाता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, उनके स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है यूनियन गवर्नमेंट ही होगा। लेकिन इसका आंसर बिल्कुल अलग है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ऑफ जी इंडिया जी। है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, नंबर की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो नंबर बढ़ता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पावर किसके पास है, दैट इज़ फॉर द पार्लियामेंट। जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो आंसर क्या जाएगा हमारा, दैट इज़ अ प्रेसिडेंट। बट एट द सेम टाइम अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो आंसर दोनों के केस में जाएगा हमारा प्रेसिडेंट, बट थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। बिल्कुल सर। खैर एनीवे, सर मुझे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने ये चीज़ कवर भी करी, जो स्पीडी ट्रायल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जो पेंडिंग केसेस हैं, क्या ये नंबर बढ़ाने से क्या इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, या और ज़्यादा नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है? सर बिल्कुल सर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, बज़ाहिर हमें लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर हमारे जो जजेस हैं 4 ही बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा फ़र्क आएगा। हमें हो सकता है कि और ज़्यादा नंबर ऑफ़ जजेस की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हम जब देखेंगे, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ट्रायल ही अभी तक शुरू नहीं हुआ है और वो अभी जेल में है। तो मसला ये हो रहा है कि जो हमारा जो एक हुसैन आरा का बेगम का जो केस है, उसमें स्पीडी ट्रायल की बात करी गई है कि ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा, कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं, जो एलिगेशंस हैं, जो एक्यूज़ हैं, उनके जो ट्रायल्स होने चाहिए ना, वो स्पीडी होना चाहिए, ताकि वो चीज़ें जल्दी हो जाए। वरना लोगों की उम्र गुजर जाती है और बाद में इनोसेंट कह के कोर्ट जो है क्या करती है कि उन्हें छोड़ देती है। लेकिन उनकी ज़िंदगी को दोबारा नहीं लौटाया जा सकता है, उनकी लाइफ को दोबारा नहीं लगाया लौटाया जा सकता है, ना ही उनकी डिग्निटी को दोबारा लौटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 भी इसको सपोर्ट करता है। तो यस, इससे फ़र्क पड़ेगा सर, लेकिन और भी कंसिडरेबल नंबर की ज़रूरत है। सेकेंडली, एक और बातें होती हैं अभी कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट है, क्या इसका डेलीगेशन होना चाहिए अदर भी स्टेट के अंदर, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, बड़ी कंट्री है। लेंथ एंड ब्रेथ के मामले में देखिएगा तो डेलीगेशन की भी बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, कि जो पावर्स हैं, कि जो सुप्रीम कोर्ट ज़रूरी नहीं है दिल्ली के अंदर ही रहें, और भी जगह पे डेलीगेट होने की बात है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सर। तो ठीक है, अगर अगर एक वो जो नीड ऑफ द टाइम अगर होगा, तो वैसे भी इन चीज़ों को मिटिगेट किया जा सकता है सर। सर इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या जजेस की नंबर बढ़ाने से क्या जो जस्टिस है, जस्टिस डिलीवरी, क्या वो फास्ट हो पाएगा? सर बिल्कुल होगा सर, क्योंकि मसला ये है कि केसेस पेंडिंग है ना, तो वो जो लिस्टिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये है सर कि लिस्टिंग, मतलब मसला ये कि फॉर एग्जांपल 10 काम है और 10 काम एक बंदा कर रहा है, तो ठीक है, 10 काम को 2 लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया तो थोड़ा सा स्लाइट चेंज आएगा, लेकिन पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे ही शुरू होती हैं, चीज़ें धीरे धीरे ही बदलती हैं। तो ठीक है, हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज 33 था, 34 था, 34 से 38 गए, 38 से 42 जाएंगे, 50 जाएंगे। जैसे जैसे चीज़ें की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जुडिशियल रिफॉर्म जो है वो होना चाहिए, इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, या अगर होनी चाहिए तो फिर वो क्या स्टेप्स हैं जो इसके अंदर आप कंसिडर, आप मानते हो कि जिस चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए? सर बिल्कुल सर, जुडिशियल रिफॉर्म की बात होती है, बहुत सारी कमिटीज़ आई हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स आए, जैसे कि हमने देखा था पहले कि ऐसा लगता था जैसे फर्स्ट जजेस केस में कि
जो जजेस के जो अपॉइंटमेंट करते थे वो सिर्फ एक सीजीआई के पास पावर था कि सीजीआई से कंसल्ट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में। तो वो थोड़ा सा है ना आर्बिट्ररी दिखता था, ऑटोनमस लगता था। तो उसके बाद धीरे धीरे रिसेंट डेवलपमेंट हुए, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए। सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस में जो हम देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें स्टार्ट सेकंड जजेस केस में एक सीजीआई के साथ दो जो है सीनियर मोस्ट जजेस रखे गए कॉलेजियम सिस्टम में। फिर उसके बाद थर्ड जजेस केस में जो हमने देखा कि ठीक है हम जो है एक सीजीआई के साथ चार सीनियर मोस्ट जजेस डाल देते हैं, लेकिन फोर्थ जजेस केस जो एनजेएससी के एनजीसी अपोजिट में आता है। 2015 में जो स्टक डाउन हुआ। बिल्कुल सर। तो जिसको स्ट्रक डाउन किया गया क्योंकि आर्टिकल 50 हमारा ये कहता है ना कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट रखना है, सेपरेट रखना है। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, तभी चेक एंड बैलेंस हो पाएगा। तो ठीक है यहाँ पे सेपरेशन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर जुडिशियरी के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो उसके ऊपर हम एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल दे दें या लेजिस्लेचर का कंट्रोल दे दें। उसको इंटरनल रिफॉर्म की ज़रूरत है, इंटरनल आपको जो है रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इंटरनल जो है एथिकल मोरालिटी को समझाने की ज़रूरत है कि उन सारी चीज़ों को इनको इंक्लूड किया जाए कि जब बंदा कोई जज बने, कोई बंदा जो है वकील बने, एडवोकेट बने, तो उसको उन सारे कंडक्ट्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाए, बल्कि उनको उस पर अमल करने की पूरी जो है कोशिश करी जाए कि उसको कैसे उन सारे एथिक्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएँ। लॉज हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं फिर कहूँगा लॉ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लॉ इज़ जी द रिफ्लेक्शन ऑफ द बिल्कुल। सोसाइटी। जैसे हम हैं वैसे ही ये लॉज लॉज होते हैं। होंगे। ठीक है हमारे पास आज से पहले क्या था, होमोसेक्सुअलिटी जो था वो क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। बिकॉज हमारे सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। क्रिमिनल लेकिन ऑफेंस आज की डेट में उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया 2019 में। है। तो जी जो जी। डीक्रिमिनलाइज किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड है। तो वैसे ही जो है जुडिशियरी के अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। तो जुडिशियरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कंट्रोल देके उसको नहीं किया जा सकता है। उसके लिए इंटरनल रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लोगों को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ब्राइबरी का जो कंसेप्ट है, कोई बंदा ब्राइब ले रहा है सिर्फ उसी को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, जो दे रहा है इक्वली वो भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है। जी ठीक है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नीट का इशू है, जैसे कि एक सवाल उठा था नीट वाले में ना कि पेपर खरीद लिया गया था, लेकिन एक हम्म, और सवाल उठ रहा है ना, कोई तो खरीदने भी तो गया होगा क्या कोई। होगा बिल्कुल। मसला है कि किसी ने हम, लीक किया हो तो ऑब्वियस डिमांड ऑब्वियस सी जब तक बात नहीं है। है तब तक सप्लाई कैसे ठीक हो है, रहा है, ऑब्वियस सी डिमांड जब बात। तक नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल हमारा बिल्कुल। डिमांड ही नहीं होगा, हम सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि चीज़ें फेयर हों, तो सिस्टम भी जो है उस चीज़ को जो है नहीं देखिए कंसिडर कर पाएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल। लीक ही नहीं होगा। तो पहली चीज़ यह है कि पहली चीज़ें जो है बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को बदलने की अब ज़रूरत है। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। तो ठीक है गवर्नमेंट को भी मेजर लेने की ज़रूरत है कि वो जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जो इंटरनल प्रोसेस, उन्हें भी एथिक्स एंड मोरालिटी पढ़ाई जाए, अब साथ साथ उन्हें सिखाया जाए, उनके कंडक्ट के अंदर डाला जाए, ताकि वो भी जो एथिकल रहें। और जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है। उसको भी जो है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम जब फेयर रहेंगे तो सरकार भी फेयर रहेगी। हम जब फेयर रहेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भी बॉडीज़ हैं, वो भी जो हैं रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, वो भी जो है फेयर रहेंगी। तो हमें अपने बर्डन को शिफ्ट करने की शिफ्ट ज़रूरत करने की नहीं है, जरूरत है जी। बल्कि हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। और हमें क्वेश्चन भी करना है गवर्नमेंट से, अगर हमारे साथ किसी न किसी तरह का अन्याय हो रहा है, हमारे साथ कोई ना कोई जुल्म हो रहा है, तो हमें उसका जो है प्रॉपर एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि हमारे अंदर चीज़ों के अंदर बदलाव हो। वैसे ही जैसे जुडिशरी के अंदर हम चेंज चाहते हैं, वैसे ही हम सारे बॉडी के अंदर चेंज चाहेंगे। पर बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे भी अपने रिसेंट इशू भी देखा है नीट का पेपर लीक हो गया। कितने बच्चे इसकी प्रिपरेशन करते हैं और कितने बच्चे सीरियस होकर तैयारी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कई केसेस कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद पेपर भी लीक हो गया। अब आप ऐसे देखिए जो बच्चे इतना प्रेशर लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम ही जो है बस वही है, उसके आगे ज़िंदगी ही नहीं है ना। तो अभी आपने देखा कि जामे के भी कल ये काफ़ी बच्चे जो है प्रेशराइज हुए हुए हैं। तो आप उन बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? क्या यही एग्ज़ाम है तो है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी नहीं है। सही अभी अभी जी यहाँ पे बिल्कुल। एक इवेंट हुआ, बच्चे ने सुसाइड किया एंड वो कोमा में गया और एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया। मतलब बिल्कुल अगर उसने ये थोड़ी हिम्मत रखी होती तो शायद वो एग्ज़ाम दोबारा दे दे पाता। अब वो क्या करेगा, उसके घर वाले क्या करेंगे? शायद ही बस है ना भाई, अकेला लड़का था, इकलौता लड़का था। अब उनकी ज़िंदगी, पेरेंट्स की ज़िंदगी, कम से कम बच्चों को ये भी चीज़ें देखनी चाहिए कि वो अगर ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनके फैमिली के ऊपर क्या होता है। हाँ। इसके बारे में बताइए, इसको किस तरीके से बच्चे जो है ना, इस स्ट्रेस को रिलीज़ करें। हाँ बेसिकली सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। ये न्यूज़ आ रहा है अलग अलग जगहों से कि बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोमा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो गार्जियंस हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा
प्रेशर। प्रेशराइज़ करने की जी, ज़रूरत जी, नहीं है, जी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बेटा तुम्हें यहाँ जाना ही जाना है। उसको थोड़ा-सा फ्री विल दीजिए ताकि बच्चे के अंदर थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो उसके अंदर चीज़ों को हैंडल करने का। और ये एग्ज़ाम ही नहीं है जो पूरी आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है, इससे ज़िंदगी बहुत बड़ी है। एग्ज़ाम तो एक छोटा-सा एक हिस्सा है, इसके आगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ होती है। और ज़िंदगी ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में हमेशा परेशानियाँ आएँगी, अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो बच्चे जामिया के हैं, जो प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्हें प्रेशर फ़ील हो रहा होगा, लेकिन प्रेशर को रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। ये सोच के कि ठीक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। जैसे एक एक कोटेशन है कि अंटिल डेथ अंटिल डेथ एवरी फेलियर इज साइकोलॉजिकल। जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है, जो भी फेलियर है क्या साइकोलॉजिकल है। अगर हम फेलियर को अगर साइकोलॉजिकली फील करेंगे, हार गए हैं तो तो हार हार गए हैं। गए, अगर नहीं हारा फील करेंगे फिर खड़े होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को स्ट्रेस रिलीज करना, इस पर्टिकुलर शेर से अपनी ज़िंदगी में एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। शेर ये है कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी ये जिद है आशियां वहीं बनाने की। और इसी शेर के साथ आप लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर हर्ष व उल्लास एनर्जी को बढ़ाएं। और जी। एग्ज़ामिनेशन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जो भी हमारे साथ जो बात हुई है सर के साथ, जो एक्टिव रिकॉलिंग, डायनेमिक्स जो चीज़ें बात करी गई, स्टैटिक्स जो एस्पेक्ट है जो जीएस का, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट कीजिए। अभी भी बहुत टाइम टाइम है, है। 15-16 दिन है। आप फ्री माइंड होके आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए। आपसे ही होगा, आप कर लेंगे और आप ही करेंगे। इस अप्रोच के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप रहेंगे तो एग्जामिनेशन इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच वंडरफुल मैसेज देने के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो सर, इस पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम अपना कन्वर्सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग बाद में जो है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फिर पॉडकास्ट करेंगे और बच्चों को है ना जनरल चीज़ों से अवेयर करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सर, थैंक्स। दोस्तों, अगर ये पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट जो हम लोग धीरे धीरे आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, टिल देन बाय बाय।